नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी के द्वारा व्यक्त की गई प्रतिक्रिया जो भारतीय अवाम ताकत दल के इन वीडियोस पर दी गई है, उससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। एक प्रतिक्रिया कोई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा ये कहते हुए देखा गया कि ये YouTube वाले सर जो है क्या बराबर जो है एकता किए रहते हैं। कौन सी एकता? सब ये क्या सभी लोग एक हो जाएंगे? मतलब कि वो एक तरह से एकता का वो माहौल उड़ा रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो भी हो। और वो भारतीय जनता पार्टी अपने को राष्ट्रवादी कहती है। तो ये जिम्मेदारी बनती है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि जब उसका पदाधिकारी जो है वो एकता से माने भारत के लोगों में एकता उसको इतनी खलती है, बुरी लगती है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने देशवासियों को, अपने भारतीय भाई बहनों को जरा ये बताए कि उसका कौन सा राष्ट्रवाद है जिसमें देश की एकता जो है उसको बुरी लगती है, उसको अच्छा नहीं लगता। तो किस राष्ट्रवाद की वो बात करती है? एक सैद्धांतिक प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के सामने, और जो व्यवहारिक पक्ष में जो दिखने को मिलता है, जो इसके जितने सिपा सालार हैं, आप दिखाई पड़ेंगे आपको YouTube और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर, उससे भी बीजेपी की मंशा अस्पष्टता जो है वो दिखाई पड़ती है। ये जहाँ एक ओर भारतीय अवाम ताकत दल अपने समस्त भारतीय भाई बहनों, चाहे वो 135 करोड़ हो चाहे 140 करोड़ हो, उनमें भारतीयता आधारित एकता की वकालत करते हुए वो मुहिम चला रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है सिर्फ वोट सत्ता के लिए जो है सिर्फ हिंदू एकता की बात करते हैं। और इनकी हिंदू एकता
की जो मंशा जो है ये उसी के जवाबी रणनीति के रूप में देखते हैं कि जो दूसरे दल हैं वो इसी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को जातिवाद के आधार पर बांट करके एक टुकड़ा इसमें से निकालते हैं, और फिर वो चाहते हैं कि जो इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का तबका है वो एक हो जाए। तो पूरा समूचा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन का पूरा जो है एकीकृत समाज और हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का एक टुकड़ा मिलकर के वो समीकरण बनाते हैं। तो उसी को लोग देखते हो कि वो MY समीकरण की बात करते हैं। तो जहां समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, TMC के लोग इत्यादि के लोग जो है वो ये चाहते हैं कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका वो एक रहे और हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में एक टुकड़े काट करके कोई खास टुकड़ा जो है मिला दिया जाए, तो उनकी चुनावी रणनीति जो है सफल हो जाएगी। ठीक इसी के विपरीत भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रणनीति के अनुसार जो है वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को तो एक करना चाहती है और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में टुकड़े करना चाहती है। वो पसमिंदा माने मुसलमान, वो फलाने मुसलमान करके वो बांटना चाहती है। लेकिन दोनों के दोनों जो है हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को तोड़ना चाहते हैं, या इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को तोड़ना चाहते हैं, या भारतीय एकता को तोड़ना चाहते हैं। ये दोनों इस टाइप की जितनी भी राजनीतिक दल हैं, मैंने लंबे लुभाव ये है, उसका सारांश ये है कि ये भारतीय एकता को तोड़ करके रखना चाहते हैं सिर्फ वोट और सत्ता के लिए। तो इसी से काफ़ी बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि ये सभी दल जो है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे ये GNPC या कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे TMC हो, चाहे NCP हो, चाहे शिवसेना हो, ये हमारे भारतीय समाज को विखंडित करके ही वोट सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन भारतीय भाई बहनों से भारतीय अवाम ताकत दल का विशेष अनुरोध है कि जो कुछ भी वो विखंडन करते हैं वो सफल नहीं हो सकते, बशर्ते हमारी मानसिकता जो है उनके इन खतरनाक विघटनकारी षड्यंत्र का हम शिकार न बने। शिकार क्या, जानबूझ करके हम लिप्त होते हैं। जातिवाद यानी कितना खतरनाक है, और हम उसको जातिवाद को बुरा नहीं मानते, उसमें लिप्त होते हैं। संप्रदायवाद या संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता या ध्रुवीकरण, ये तीनों लगभग एक ही आशीर्वाद उसके तात्पर्य हैं। उसमें हम जो है उसके शिकारी नहीं बनते, उसमें लिप्त होकर के अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधते हैं। तो ये बुराई जब तक दूर नहीं की जाएगी, हमारे राष्ट्रीय जीवन में कोई सुधार नहीं आ सकता। तो भारतीयता के महत्व को पहचानते हुए वो जो है जितना जातिवाद को त्यागना जरूरी है, उतना ही संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता या ध्रुवीकरण को भी त्यागना जरूरी है। हालांकि सरेआम और छाती तान करके बेहयाई के साथ काफी राजनीतिक शक्तियां जो है जातिवाद भी और सांप्रदायिकता या ध्रुवीकरण भी वो चला रही है। सिर्फ जो है बीजेपी ही अकेले तो है नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी क्या है, दिन रात मुसलमान वो की हुई है। और असदुद्दीन ओवैसी के साथ तो और भी विडंबना है, वो अपने को वकील कहता है, शायद वकील भी है, वकालत उसने पढ़ी भी है,
और वकालत के माने पाठ्यक्रम में, करिकुलम में या उसके प्रॉस्पेक्टस में जो है भारत का संविधान भी है। भारत के संविधान का प्रस्तावना यहीं से शुरू होता है कि हम भारत के लोग हैं, मतलब हम मुसलमान नहीं हैं, हम हिंदू नहीं है। इसी का बराबर उल्लंघन कर रहा है असदुद्दीन ओवैसी एक भारतीय वकील के रूप में। तो इस कदर का वो बेहया किस्म का, दुष्ट किस्म का है वो। लेकिन अकेला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो सुधांशु त्रिवेदी हों चाहे कोई और हों, वो भी बराबर इस भारतीय संविधान का उल्लंघन करते हैं। मन हिंदू सनातन हिंदू सनातन हिंदू सनातन कहते हुए वो थकते नहीं हैं। तो उस भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के प्रतिक्रिया कि यूट्यूब वाले सर क्या बराबर जो है हमेशा एकता एकता एकता, भारतीय एकता एकता किए रहते हैं, एकता से क्या मिल जाएगा और क्या क्या होती है एकता। उसके अनुसार यदि इस देश में एक और जहां हिंदू सनातन की रट लगाई जाए, उसके जवाब में जो है वो इस्लाम और जो है और मुसलमानों की हालांकि भारतीयों को तो मुसलमान कहना जो है बिल्कुल मुनासिब नहीं मानता है। मतलब कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की तबके की एकता की वकालत की जाए और बराबर हिंदू मुस्लिम किया जाए। ये जो है उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अच्छा लगता है। तो जरा हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम जरा देखे कि भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता पदाधिकारी को हिंदू मुस्लिम चलता रहा, यह अच्छा लगता है। भारतीय एकता जो है उसके लिए एक घृणास्पद, यानी मतलब कि घृणा करने योग्य पहलू लगता है। और ऐसे लोग अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, ऐसे लोग अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। बाकी तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है कि देश के दुश्मनों को, देश के गद्दारों को ये गद्दार तक नहीं कहते हैं। ये सबसे बड़ी गद्दारी जो है बीजेपी वालों की है। हिमांशु त्रिवेदी को आप देखिए, वो नेहरू की हर एक बात को बोल देगा। ऐसी बात जैसे दीवार छूने की तरह जो है वो हर एक बात को बोल देगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि उसकी ये कृति जो है, ये कारनामा देश विरोधी है और देश के खिलाफ गद्दारी है। हिमांशु त्रिवेदी ये मैंने इस पर प्रकाश नहीं डालेगा, जैसे वो एक बार कहते हुए, हालांकि उसका ज्ञान भी अधूरा है इतिहास के विषय में, उसका ज्ञान जितना उसने अपना दिमाग खर्च कर दिया है हिंदू सनातन को ढूंढने में और उसमें विज्ञान के साथ चिपकाता रहता है वो जो है। और लेकिन जो हमारा स्वतंत्रता संघर्ष का जो इतिहास है उसमें उसका ज्ञान अधूरा है। अधूरा जो है वो इस मामले में कि वो कहता है कि जो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन में यानी कांग्रेस के जो दो धड़े थे, नरम दल गरम दल, एक हुए और उसमें जो है दोनों के एक करने में, हालांकि ये वो कहता भी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसमें दो की भूमिका बड़ी उल्लेखनीय थी। एक तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, दूसरा जो है मोहम्मद अली जिन्ना की। इन कांग्रेसियों ने मोहम्मद अली जिन्ना की पीठ थपथपाई इस रूप में कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े एम्बेसडर हैं, ये यथार्थ है। लेकिन ये हिमांशु त्रिवेदी एक उसमें असत्य जोड़ता है कि कांग्रेस ने जो है वो अलग मतदाता मंडल
हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए, हमने मतलब उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात मानी थी। तो सुधांशु त्रिवेदी महोदय जान लीजिए कि जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की बात 1916 में नहीं महोदय, ये जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 उसको जो है हूबहू कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। और तभी से पाकिस्तान की किसने नींव डाली, इस कांग्रेस ने, इस धोखेबाज कांग्रेस, धोखेबाज कहना जरूरी होगा कि ये मुखौटा पहनी थी जो है वो आज़ादी की लड़ाई की, आज़ादी की लड़ाई का, और देश को बांटने की नींव इसने 1909 में ही डाल दिया, जब उसने इंडियन काउंसिल एक्ट जो कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा लाया गया था, उसमें इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए एक अलग मतदाता मंडल, एक सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था थी। उसको इस कांग्रेस ने वही स्वीकार करके देश विभाजन और पाकिस्तान बनने की किसी ने नींव रख दिया। ये सच्चाई है 1909 में। तो सुधांशु त्रिवेदी महोदय 1916 में नहीं, 1909 में ही जो है वो मान लिया उसको। तो यह तो जीएनपीसी वालों को, कांग्रेसियों को जवाब देना पड़ेगा अपने देशवासियों को कि 1916 में जिन कांग्रेसियों ने मोहम्मद अली जिन्ना साहब को हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा एम्बेसडर कहा, और जिस कांग्रेस ने 1909 में ही जो है वो 9 में ही जो है अलग इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों तबके के लिए अलग मतदाता मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट को स्वीकार करके भारत के विभाजन या पाकिस्तान बनने की नींव रखी। वह कैसे जो है इसका भारत विभाजन का इल्जाम जो है किसी और के मत्थे या जिन्ना साहब के मत्थे जो है वो मर सकती है। तो ये तो उसके बेहयाई की, झूठ की और दुष्प्रचार की पराकाष्ठा है, और देश को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन देश के लोग उससे जवाब तब लेंगे जबकि इन तथ्यों के प्रकाश में वो जागरूक हों। एक सामान्य सी बात है कि जैसे जो अपराधी होता है, अपराध तो करता ही है, अपने अपराध को छिपाने के लिए वह 2 या 3 अस्त्रों का वो इनवेरिएबली अक्सर जो है वो इस्तेमाल करता है। एक तो झूठ, रचा हुआ झूठ, और दूसरा दुष्प्रचार। ये उसके आजमाए हुए अस्त्र होते हैं, झूठ और तो उसी प्रकार ये जो जीएनपीसी कांग्रेस है एक बहुत बड़ी शातिर एक संगठन है, और इसका हर एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी और इसके शीर्ष जैसे राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, प्रियंका है, और भी है, सब झूठे ही बोलते हैं। ये हमारे देश के लोगों का फर्ज बनता है कि इस झूठे यानी कांग्रेसियों का बिल्कुल एतबार न करें। अब सवाल यह है कि इन झूठ बोलने वालों को टीवी चैनल वाले अपने बहुत बेशकीमती संपत्ति मानते हैं, एसेट मानते हैं, और इन्हीं को बुलाते हैं। वही अभय कुमार, वही अभय दुबे, वही पवन खेड़ा, वही आलोक शर्मा, वही जो है वो आचार्य प्रमोद कृष्ण, सब निरंतर इनवेरिएबली विदाउट फेल झूठ ही बोलते हैं और उन्हीं को बुलाते हैं। तो टीवी चैनल वाले हमारे भारतीय समाज के और हमारे देश भारत के कितने खतरनाक शत्रु हैं, इसको भी समझने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में
एक कांग्रेसी द्वारा एक झूठ का नमूना और देखिए, वो ये कह रहा था कि भारत को आज़ादी जो है 1919 में ही मिल गई थी, जब वो खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कांग्रेस ने चलाया था। अब इस आंदोलन की असलियत के विषय में भारतीय जनता दल ने अब इसी यूट्यूब के इसी वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है कि जिसको ये असहयोग आंदोलन कहते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं या खिलाफत आंदोलन कहते हैं, उसकी असलियत क्या है। और एक तो जैसा कि बताया गया है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का एक हिस्सा ऐसा है कट्टरवादियों का, जो कि आदर्श के रूप में कोई भी आदर्श पुरुष उसको भारत में नहीं दिखता है। वो आदर्श ढूंढ के लाता है टर्की और सऊदी अरब से। तो और वहां कोई इस तरह से राजनीतिक उथल पुथल होती है, उसको लेकर के भारत में अशांति वो फैलाता है। कौन? हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से कुछ कट्टरवादी तत्वों का एक गिरोह, हमेशा से आज़ादी की लड़ाई के वक्त भी और जब अंग्रेज चले गए उसके बाद भी कोई भी इस तरह से विप्लव होगा टर्की में वहाँ या तो यहाँ पर, और अपने देश को ही सब जलाते हैं, ये यहीं पर सब जो है वो आंदोलन करते हैं। तो इस प्रकार टर्की में जो है माने कोई खलीफा थे, वहाँ शासक को, राजा को खलीफा कहते हैं। तो उसको अंग्रेज जो है मान्यता नहीं दे रहे थे। तो उस खलीफा के समर्थन में यहाँ के वही कट्टरवादी तत्व, कौन कट्टरवादी तत्व? हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कट्टरवादी तत्व जो है भारत में ही उस खलीफा के समर्थन में आंदोलन चलाए भारत में। देखिए, हालांकि उस मुद्दे का भारत से कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन इनकी आदत होती है कि जब भी कोई इस तरह से राजनीतिक मुद्दा या उथल पुथल टर्की में हो, सऊदी अरब में हो, तो उसका आंदोलन, उसके लिए अशांति जो है अपने देश में फैलाते हैं। इन तत्वों की ये खुराफात और विशेषता होती है। तो वो सब जो है यहाँ पर खलीफत आंदोलन चलाने लगे। ये मोहनदास करमचंद गांधी अब जो है ये गद्दार, इस देश का गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी खलीफत आंदोलन का नाम बदल करके कर दिया खिलाफत आंदोलन, और इसको आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन का नाम दे दिया और उसको राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दिया। ये गद्दारी है मोहनदास करमचंद गांधी की अपने देश के खिलाफ, ये वास्तविकता है। और दूसरी की क्या गद्दारी है? हाँ, ये है जो मतलब जो 1919 से लेकर 1922 वाला जो आंदोलन था, असहयोग या नॉन कोऑपरेशन, उसी वक्त जो है अंग्रेज भाग गए होते, अंग्रेजों को भगा दिया गया होता है। लेकिन यही मोहनदास करमचंद गांधी देश के खिलाफ गद्दारी करके इस आंदोलन को इसने बंद करा दिया, दबा दिया। तो यह उन जो झूठ प्रचार करते हैं कि जो है आज़ादी, वो ये कहते हैं कि उसी समय आज़ादी मिल गई, लेकिन ये आरएसएस वाले जो है विश्व हिंदू परिषद वालों ने जो है इसमें बाधा पहुंचाई, इसलिए जो है वो आंदोलन जो है सफल नहीं हो सका। ये दुष्प्रचार है इन कांग्रेसियों का। लेकिन जबकि वास्तविकता है कि ये गद्दारी मोहनदास करमचंद गांधी ने की,
और उसने चौरी चौरा कांड के बहाने इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 में वो बंद करा दिया। तो उस आंदोलन को बंद कराने की गद्दारी जो है मोहनदास करमचंद गांधी ने की, किसी और ने नहीं की। आरएसएस या हिंदू महासभा इत्यादि के लोगों ने नहीं की, ये गद्दारी की थी मोहनदास करमचंद गांधी ने। लेकिन इसको वो कांग्रेसी कह रहा था कि इस आंदोलन को माने उस असहयोग आंदोलन को या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हिंदू महासभा और आरएसएस के लोगों ने विफल कर दिया, अन्यथा जो है वो उसी समय आज़ादी मिल गई होती। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये जो कांग्रेस वाले, ये बहुत ही शातिर किस्म का ये संगठन है, हर वक्त ये सब झूठ बोलते रहते हैं। अब सवाल यह है कि मैं दिन रात अपने लोगों को समझाऊं कि भाई झूठ बोलता है, क्योंकि यथार्थ है, इससे कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। इसको मैंने इस कांग्रेस को से निजात पानी है इस देश को, और भारत की पावन धरती से इस जीएनपीसी को जड़ से उखाड़ना है, ताकि वो दोबारा पनपे नहीं। और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी जरा समझ लें, जिस वक्त ये जड़ से उखड़ गई जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी, तो उसके जो दूसरे डिजेनरेटिव जो है, उसके जो और भी रूप हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हुई, बहुजन समाज पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, डीएमके, एआईएडीएमके, टीडीपी, वाईएसआरसी, ये सब भी अपने आप भारत की पावन धरती से उखड़ जाएंगे। जड़ कौन है? जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कॉकस। तो इसको जड़ से उखाड़ना बहुत जरूरी है। जड़ से उखाड़ने के लिए उस तरह की जागरूकता होनी चाहिए कि यह जीएनपीसी हमेशा से भारत विरोधी रही है और आज भी है, और इसको जड़ से उखाड़ने में जो सबसे बड़ी बाधा है इस समय, वो है बीजेपी। बीजेपी जीएनपीसी के भारत विरोधी चरित्र को उजागर होने में सबसे बड़ी बाधा है। ये बीजेपी ये सिर्फ वोट के लिए थोड़ा नमूना के रूप में वो बोला करती है, लेकिन इसके भारत विरोधी चरित्र को हमेशा जो है ढकने की कोशिश करती है। और भी इसके हथकंडे हैं बीजेपी के जो सिवा सालार हैं। एक तो इस जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी के व्यक्तिगत चरित्र जो है, और खास करके जो उनकी चरित्रहीनता के प्रकरण हैं, उसी में देशवासियों को उलझाना चाहते हैं। मसलन कि ये नेहरू का अनैतिक संबंध जो है, वो जो वायसराय था या बाद में मैंने गवर्नर जनरल हुआ, आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन, उसकी पत्नी एडविनो माउंटबेटन से इसका अनैतिक संबंध था। इसके विषय में बड़ी चर्चाएं करते हैं बीजेपी के सिपह सालार। और उसी प्रकार मोहनदास करमचंद गांधी के भी वो चरित्रहीनता के किस्से वो काफी वो सुनाते रहते हैं। इस तरह की जो बदमाशी या खुराफात बीजेपी के लोग इसलिए करते हैं कि इन दोनों का भारत विरोधी और भारत के खिलाफ गद्दारी का चरित्र को ढका जा सके, या उधर से लोगों का ध्यान जो है वो हटाया जा सके। ये साजिश है बीजेपी के लोगों की। दूसरा, ये बीजेपी के जो सिपह सालार हैं, ये जवाहरलाल नेहरू या मोहनदास करमचंद गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को तो नहीं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को
उनको मुसलमान या इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से साबित करना चाहते हैं। और ये कहते हैं कि ये जवाहरलाल नेहरू या उसका पिता मोतीलाल नेहरू और उसके दादा परदादा जो है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थे। तो जो इस देश का गद्दार हो उसको बीजेपी वाले और बीजेपी के सिवा सालार जो है कभी कि वो मुसलमान हैं तो कभी वो चरित्रहीन हैं। इन्हीं बातों में इसी तरह की बातें बना करके पेश करके एक मानसिक जाल, एक मनोवैज्ञानिक जाल में भारतीय मानसिकता को उलझाए रहते हैं ताकि इनका ध्यान इन मोहनदास करमचंद गांधी की और जवाहरलाल नेहरू की भारत के खिलाफ गद्दारियों की ओर यानी ध्यान न जाए। ये साजिश है बीजेपी के सिपा सालारों की। और बीजेपी के लोग जो है ये खास करके सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ इसने क्या क्या गद्दारियां की इस जवाहरलाल नेहरू ने, उस पर भी इनकी घिघी बंद रहती है। सुधांशु त्रिवेदी बहुत बोलता है ना, लेकिन ये नेहरू जो है 1947 के आसपास माउंटबेटन से मिलकर के जो दस्तावेज तैयार करवाया जिसमें हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित किया गया और भारत सरकार पर यह जिम्मेदारी दी गई कि भारत में कभी भी वो पाए जाएं तो उनको अंतर्राष्ट्रीय अपराधी के रूप में उनको पकड़ करके इंग्लैंड के हवाले उसको सौंपा जाए। इस तरह की व्यवस्था वाला एक दस्तावेज ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन के साथ तैयार किया। इस पर भी हिमांशु त्रिवेदी जैसे गद्दार ही कहा जाएगा, एक शब्द नहीं बोलते। और किस तरह से इन सबों ने देश बांटा, प्रधानमंत्री का पद हथियाया, और जबकि इस जवाहरलाल नेहरू के समर्थन में उसके पक्ष में कोई नहीं था। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा कल्पना करें कि ये कितनी बड़ी साजिश किया इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने, जिसके समर्थन में एक भी कांग्रेसी न हो, जिसके समर्थन में हमारे देश के लोग न हों, उसको ये सत्ता दिलवाया और हमारे देश के ऊपर थोपा। और इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का डिमीनर क्या कहता है, उसके आंतरिक यानी जो उसके जो कोर, उसके मन यानी उसके हृदय में, उसके मन के जो उसके मंशा में क्या बात छिपी हुई थी वो भी बाहर आ गई जब उसने जवाब दिया। इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने, जब किसी ने पूछा कि भाई जब कांग्रेस जब चाह रही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो आपने नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? तो उसके जवाब में क्या बोलता है ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी कि यह नेहरू जो है अच्छी अंग्रेजी बोलता है और देशों से यानी ये विदेशी संबंध रखने में काफी काबिल है, और कुल मिलाकर के यह एक अच्छा अंग्रेज है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ये खुद सोचे, इस बात को गंभीरता से सोचे कि जिन अंग्रेजों को भगाने के लिए या आज़ादी लाने के लिए हमारे 7 लाख भारतीय भाई बहनों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों की आहुति दी, कुर्बानी दी, शहादत दी इन अंग्रेजों को भगाने के लिए, ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी उन अंग्रेजों के जाने के बाद फिर जवाहरलाल नेहरू जैसे एक अंग्रेज को बिठा गया है। यह हकीकत है। इस हकीकत को ये बीजेपी वाले कभी नहीं करते। जितनी भी गद्दारी की बात भारतीय जनता दल बता रहा है,
एक शब्द नहीं बोलते हैं ये सब बीजेपी वाले। बीजेपी वाले भी इस देश के खतरनाक भारत विरोधी हैं। इस चरित्र को हमारे सभी देशवासी बड़ी गंभीरता से सोचें। जैसा कि पिछले कुछ कथानकों में एपिसोडों में स्पष्ट किया गया है कि अपने इस देश की और जो हमारा जो बॉडी पॉलिटिक है हमारे भारत का, उसको मजबूत करने के लिए ही भारतीय जनता दल इस भारतीयता के माहौल का काल जो है ये आंदोलन चला रहा है। अभी सीमित साधन सोशल मीडिया के, यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से, लेकिन साथ साथ वो उसने ये भी स्पष्ट किया हुआ है कि जब भी अपनी आदरणीय भारतीय आवाम के आशीर्वाद से सत्ता का उपकरण उसके हाथ में आता है तो जो व्यवस्था जो लाएगा वह उस व्यवस्था का जो मॉडल होगा, जो उसकी पद्धति और उसकी जो शैली होगी, वही हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो कि उन्होंने 1941 में आजाद हिंद फौज के निर्माण के वक्त में दी थी, सख्ती और अनुशासन। हालांकि उन्होंने तानाशाही की बात कही थी। तो अब चूंकि अब इसमें लोकतंत्र है, लेकिन तानाशाही का जो सबसे अच्छा गुण क्या है? सख्ती और अनुशासन। और वाकई में उनका सोचना जो कि उन्होंने 1941 में कहा था कि वो 25 से 30 साल तक जो है तानाशाही चाहेंगे, और बेबाक रूप में कहा था। कोई लाग लपेट नहीं कि लोकतंत्र और मानवाधिकार, कुछ नहीं। जो परिस्थिति थी भारत में उसके बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त था तानाशाही। तो तानाशाही के जरिए जो है यदि उनका ये मॉडल चलता तो लोग ये भूल जाते, कहना कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये भूल ही जाते। लोग ये भी भूल जाते कि गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं। और फिर ये इस तरह का जो गंदगी हिंदू सनातन वाली जो गंदगी जो फैलाई जा रही है, फिर इस्लाम और कुरान की गंदगी जो है ये फैलाई जा रही है। देखिए, गंदगी की ये इस रूप में सवाल इस बात का है कि न तो इस्लाम गंदा है, न तो ये हिंदू सनातन गंदा है। लेकिन जिस तरह से ये जो है हमारे माने हिंदू सनातन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये हमारे सामाजिक जीवन में ये गंदगी का ही वो स्वरूप वो बनता जा रहा है। हमारा जो राष्ट्रीय जीवन है बिल्कुल शुद्धता एक भारतीय जीवन है, जिसमें किसी भी पंथ की भूमिका है ही नहीं। लेकिन उन पंथों का आधार बना करके और जो है उनके आधार बना करके उनके सहारे जो है गंदगी, ये नफरत की गंदगी ये फैला रहे हैं। तो इस तरह की ये गतिविधि भी बिल्कुल गायब रहती। देश में जो है ये हर एक जो भारतवासी, हर एक भारतीय भाई बहन सिर्फ देशभक्ति की बात करता, राष्ट्रभक्ति की बात करता, भारतीय नागरिक के रूप में वो सोचता, और उसके दिमाग से ये भूत ही उतर जाता कि हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हम मुस्लिम हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, और हम ईसाई हैं, गर्व से कहो हम ईसाई हैं, हम सिख हैं, गर्व से कहो हम सिख हैं। इस तरह का भूत ही जो है उतर जाता। इसीलिए उन्होंने 25 से 30 साल तक तानाशाही की बात कही थी। तो भारतीय जनता दल ये उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की जो शासन प्रशासन की जो पद्धति है, प्रणाली है, वही अपनाएगा। और उसके अपनाने से हमारा जो शासन का जो पैमाना है वो शक्ति, अनुशासन, निष्पक्षता और चुस्त दुरुस्त। और यह पुलिस के लिए भी है, आवश्यक है। और भी जो व्यवस्थाएं हैं सरकारी,
उसके लिए भी। तो कोई भी योजना लाई जाती तो 100% वो लागू होती, और जिस लक्षित तबके के लिए वो योजना है वो योजना होती या है, 100% उसका लाभ उसको मिलता है। ये नहीं कि जैसे राशन कार्ड वाला है तो उसमें तमाम बातें निकल के आती हैं कि जो उसके पात्र ही नहीं है उनको लाभ मिल रहा है, और जो पात्र हैं, जो कई पात्र हैं वो छूट जा रहे हैं। तो हम इस तरह की शिकायतें, तो इस तरह की शिकायतें भी नहीं मिलती। जो हमारे किसान भारतीय भाई बहनों का जो दुखड़ा है, गन्ने का मूल्य, उनके उपज का मूल्य, बीच में जो है वो बिचौलियों का, आड़तियों का, दलालों की भूमिका से हमारे जो है यानी इसमें सब्जी मंडियों में तो से हमारे जो किसान भारतीय भाई बहन परेशान रहते हैं। और जो उपभोक्ता के रूप में जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, जैसे मान लीजिए आलू ही ले लीजिए। आलू का उपज मूल्य जो है मुश्किल से मिलता है 4-5 रुपया किलो माने किसान को, और यहाँ जो उपभोक्ता को मिलता है 25 रुपया किलो। तो जो 20 रुपया ये खा जाते हैं बीच में, जो है वो बिचौलिए, अड़तिया, जो भी है, दलाल। तो कहने का मतलब है कि यदि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होती तो बीच का जो इंटरमीडिएट जो मीडियम है, मुश्किल से 2-1 रुपया उसको मिलता, और जो हमारे किसान भाई जो कि इसको आलू के उत्पादक हैं या उपज पैदा करते हैं, उनको 5 के स्थान पर 10 मिलता। 2-3 रुपये मान लीजिए जो इंटरमीडिएट मीडियम उसको मिलता, और हमारे जो उपभोक्ता भारतीय भाई बहन है उनको जो आलू जो 25 का है उनको 15 रुपये में मिलता। तो एक नमूने के तौर पर ये बताया जा रहा है कि चुस्त दुरुस्त और निष्पक्ष और अनुशासित और सख्त व्यवस्था में इस तरह के तमाम लाभ भी रहेंगे, तमाम इस तरह की परेशानियों और बुराइयों से निजात भी मिलेगी। तो इसलिए इस तरह का कहना कि भारतीय जनता का दल सिर्फ जो एकता की बात करता है, भारतीयता की बात करता है, लेकिन जो लोगों की जो परेशानी है, लोगों को जो सेवाएं दी जानी है, उसके विषय में कुछ नहीं बोलता। इसके विषय में मैं पहले ही बोल चुका है। वो थोड़ा सा उसको समझने की आवश्यकता है। अभी तो हमारे भारतीय समाज में जो भारत विरोधी तत्व हैं उसकी पहचान करवा रहा है, और उसको पहचानने में हमारे भारतीय भाई बहन बहुत भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अब जैसे जो खेल रहा है डीएमके तमिलनाडु में, वही जहर, प्रांतवादिता का जहर, भाषावाद का जहर, इतने जहरीले वातावरण का सहारा लेकर के वो राजनीति कर रही है डीएमके पार्टी को निश्चित रूप से देशभक्ति के मतलब कि अस्त्र से उसका नाश किया जाना जरूरी है। लेकिन एक बार सुना गया कि मोदी महोदय जाकर के उस भाषाई और प्रांतीय कट्टरता को, मोदी महोदय जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, और हवा दे गए। कोई भी राष्ट्रवादी होता तमिलनाडु में जाकर के बोलता कि भाई तमिल जो भाषा है इसको हमारे भारत के संविधान ने भारतीय भाषा का दर्जा दिया हुआ है, भारतीय भाषा का सम्मान दिया हुआ है, और वो उस सम्मान की अधिकारिणी है। और जो तमिलनाडु में जो तमिल का जो वो रट लगाए हुए हैं, तमिल हुआ, कन्नड़ हुआ, और मलयालम हुआ, और या तेलुगु हुआ, जो भी होना हुआ, तो ये हमारी भारतीयता के अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में। इसलिए वास्तविकता और मौलिकता
भारतीयता की है। उसके जो अलग अलग स्वरूप हैं कि तेलुगु होना और जो है वो कन्नड़ होना या कन्नड़ी होना, मलयाली होना और तमिल होना, ये उसके अलग अलग स्वरूप को भी महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन हमेशा एहसास ये होना चाहिए कि हमारे ये भारतीयता के स्वरूप हैं, इसलिए वरीयता, प्राथमिकता और मौलिकता भारतीयता को मिलना चाहिए। इस तरह की बात करेंगे तब न भारतीयता की बात फैलेगी, और जो है धीरे धीरे जो है प्रांतीय कट्टरता, भाषाई कट्टरता का विधिवत उसका इलाज होगा। लेकिन ये मोदी महोदय वही प्रांतीय कट्टरता, वही भाषाई कट्टरता को और हवा दे गए, जबकि एक बार वो तमिलनाडु में गए थे और इनके सिपा सालार कोई अन्नामलाई करके हैं। कभी भी अन्नामलाई करके कोई एक नए बीजेपी के नेता उभर रहे हैं तमिलनाडु से, तो वो कभी भी जहाँ जो भाषाई कट्टरता और प्रांतीय कट्टरता का तो जो है जड़ है ही, हिंदी का विरोध, उत्तर भारतीयों का विरोध, एक अलग से जहर जो है वो चल रहा है तमिलनाडु में। तो इन खतरनाक ट्रेंड से भागना नहीं है, सामना करना है और समाप्त करना है। और जितने हमारे भारतीय भाई बहन इस मानसिकता के रोग में जो फंसे हुए हैं तमिलनाडु में, उन सभी को बाहर निकालना है। लेकिन वो हिम्मत, वो साहस तब होगा जब आप में देशभक्ति का भाव आएगा कि भाई ये हमारे अपने भारतीय भाई बहन हैं, ये तमिल नहीं है। तमिल तो एक स्वरूप है, तमिल होना एक स्वरूप है भारतीयता का, लेकिन ये हमारे अपने भारतीय भाई बहन हैं। इसका एहसास दिला करके प्रांतीय कट्टरता, भाषाई कट्टरता, उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो है दुर्भावना, हिंदी के खिलाफ दुर्भावना, इन सारी जहर को, सारी बुराइयों को दूर किया जा सकता है और दूर किया जाना चाहिए। भारतीय जनता दल इसमें अटूट विश्वास रखता है। बीजेपी वालों का एक अलग ट्रेंड है, बीजेपी के सिपा सालारों का। एक कोई हरिश्चंद्र बर्नवाल है, तो उनका एक यूट्यूब देखा गया, तो उन्होंने माने कितना दुष्प्रचार किया इन सबों ने, जो भारत विरोधी जो ताकतें जो हैं, खास करके जीएनपीसी वगैरह, जीएनपीसी और उनके इर्द गिर्द वालों ने तो अलग अलग नैरेटिव सेट किया दुष्प्रचार का जो भी है। तो उन्होंने अल्फाबेटिकली A to Z उन्होंने तैयार किया। हरिश्चंद्र बर्नवाल जैसे लोगों को भारतीय जनता दल ये कहना चाहता है कि आपके इस तरह के वर्णन करने का मकसद क्या है, पहले ये बोल दीजिए आप, इस तरह के बोलने का मकसद क्या है। सिर्फ, और वो मकसद है सिर्फ बीजेपी के पक्ष में वोट बटोरने का। हरिश्चंद्र बर्नवाल महोदय, देश की जनता ने बीजेपी को और मोदी महोदय को सत्ता में बिठाया इन देश विरोधी ताकतों का इलाज करने के लिए। जरा इसको ठीक से समझिए। हरिश्चंद्र बर्नवाल, पता नहीं ये वीडियो उनके यहाँ तक पहुँचेगा या नहीं, लेकिन ये पहुँचता है तो देश की जनता ने, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों ने सत्ता में बिठाया मोदी महोदय को, उनके हाथ में देश की कमान सौंपी इन देश विरोधी ताकतों का इलाज करने के लिए। इसलिए नहीं कि सत्ता मिलते ही ये मोदी महोदय इन सारी देश विरोधी ताकतों को की तो रक्षा करें, उनका बचाव करें, उनको पालें, और फिर उसका वर्णन करने के लिए आप जैसे हरिश्चंद्र बर्नवाल जैसे लोग जो है फिर वो प्रलाप शुरू कर दें,
तो हरिश्चंद्र बनवाल महोदय, आपकी पार्टी कोई विपक्ष में नहीं है, वो सत्ता में है। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इन सारी ताकतों का इलाज करे। हो आपको वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये दोगलापंथी बीजेपी जो है ये करवा रही है। निकम्मा बैठा हुआ है ये मोदी, वो तो कुछ करेगा नहीं, और करेगा और सारी जो है वो देश विरोधी ताकतों को पालेगा, उसकी रक्षा करेगा, उसके गद्दारी के पापों को ढकेगा, और इन सेवा साधारणों को छोड़ देगा। उनका वर्णन करने के लिए, वर्णन करके बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए। तो इस तरह की दगाबाजी, धोखेबाजी जो है बीजेपी हमारे देश के साथ कर रही है। इसको भी समझने की आवश्यकता है। अब जैसे राहुल गांधी को ले लीजिए। राहुल गांधी डोकलाम के मुद्दे पर क्या गद्दारी किया। इस राहुल गांधी की डोकलाम के मुद्दे पर गद्दारी पर बीजेपी वालों की घिघी बंद रहती है। वो घिघी जो है वो किस लिए बंद रहती है? यदि उसको मैंने इस तरह से पेश किया गया, बेनकाब किया गया, तो मोदी महोदय पर जिम्मेदारी तो आएगी ना कि भाई आखिर इस गद्दार राहुल गांधी के खिलाफ आपने क्या किया। जैसे कि डोकलाम के मुद्दा में शायद 7.5 साल पहले या 5 साल पहले जो है, डोकलाम एक क्षेत्र है भूटान का, डोकलाम एक क्षेत्र है भूटान का, और वो जो है हमारे जो भारत का नक्शा आप देखें, भारत का मानचित्र आप सामने रखिए, तो मैंने बिहार के किशनगंज जिले से और जो सिलीगुड़ी का जिला है पश्चिम बंगाल का, इसके बीच में एक 50-55 या 50-60 किलोमीटर लंबा और 18 से लेकर 20 किलोमीटर चौड़ा एक गलियारा है, एक कॉरिडोर है। तो वो लगता है कि ये मुर्गा या मुर्गी की गर्दन की तरह आपको दिखता है। इसी को बोलते हैं चिकन नेक। यह चिकन नेक जो है स्ट्रेटेजिकली इतना वल्नरेबल है, इतना इंपॉर्टेंट है कि, और इतना संवेदनशील है कि भारत के अंदर भी जो भारत के दुश्मन हैं, देश के दुश्मन है, और भारत के बाहर भी दुश्मन इसी चिकन नेक पर उनकी नजर गड़ी रहती है। और देश ने देखा होगा कि ये कोई देश का गद्दार, भारत विरोधी शर्जील अहमद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यही भाषण दे गया कि इस चिकन नेक को काट करके पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से अलग किया जा सकता है। और हमारा जो दुश्मन नंबर 1 चीन है, उसकी भी नजर इसी चिकन नेक पर ही रहती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन जो है, डोकलाम में अपना आधार बनाने के लिए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वो तमाम जेसीबी और बुलडोजर वगैरह लेकर पहुंच गया। जबकि डोकलाम क्षेत्र किसका था? भूटान का। तो डोकलाम को कब्जाने के लिए, और चूंकि भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी जो है वो भारत सरकार की है, तो भारत की सेना भी पहुंच गई। तो दुश्मन चीन की सेना और भारत की सेना आमने सामने करीब 2.5-3 महीने तक वो डटी रही। इसके बाद फिर वापस भी हुआ। इसके बाद जो है चीनी सेना अपने आप वापस भी हुई। लेकिन उसी दौरान जिसमें हमारी फौज और दुश्मन चीन की फौज दोनों आमने सामने 2.5-3 महीने तक डटी रही, और युद्ध जैसा माहौल था कि किसी समय युद्ध भी छिड़ सकता है। ऐसे नाजुक दौर में ये गद्दार राहुल गांधी दुश्मन चीन के राजदूत से चोरी छुपे रात के अंधेरे में मिलता है। ये गद्दारी उसकी है। अब जो मैं बता रहा हूं, इस पर बीजेपी वाले जरा भी इस पर नहीं बोलते हैं। मुझे बीजेपी वालों की गद्दारी तो और है, वो कैसे राष्ट्रवादी हैं। राहुल गांधी के हर गद्दारी को ये छिपाते हैं सब बीजेपी वाले।
खास करके ये हिमांशु त्रिवेदी बोलता नहीं है इस पर। तो उस नाजुक दौर में ये गद्दार राहुल गांधी दुश्मन चीन के राजदूत से चोरी छिपे रात के अंधेरे में मिलता है, और फिर जब ये बात लोगों के सामने आती है, मीडिया वाले भी घेरते हैं। इसके पहले वो झूठ भी बोलता रहा, इसके पहले वो गद्दार राहुल गांधी झूठ बोलता रहा कि हम नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं। लेकिन जब काफी उसको घेरा गया मीडिया आज के द्वारा, तब जाके कबूला कि हाँ हम चीन के राजदूत से मिले हैं। इस भारत सरकार की गद्दारी देखिए, अपने भारत सरकार या मोदी सरकार की, आज तक इस सरकार ने उसको जांच तक नहीं कराया कि आखिर ये गद्दार राहुल गांधी दुश्मन चीन के राजदूत से मिलकर के कौन कौन सी सूचनाएं दुश्मन चीन से इसने साझा किया, कौन कौन सी सामरिक महत्व की सूचनाएं ये गद्दार राहुल गांधी दुश्मन चीन से साझा किया। इस पर ये मोदी सरकार, मोदी महोदय जांच कराने की जहमत नहीं की है। यही तो मोदी महोदय की, बीजेपी वालों की हमारे देश के खिलाफ गद्दारी है कि मतलब सिर्फ राहुल गांधी को बचाने के लिए, राहुल गांधी को गद्दार के रूप में बेनकाब न हो, इसी साजिश के तहत जो है वो देश के भी खिलाफ जो है इस तरह की गद्दारी जो है बीजेपी वाले कर रहे हैं। और आज तक वो ये जांच तक नहीं कराए कि आखिर इस गद्दार राहुल गांधी ने हमारे देश की कौन कौन सी संवेदनशील सूचनाएं और कौन कौन सी सामरिक महत्व की सूचनाएं दुश्मन चीन के साथ इसने साझा किया। आज तक ये मोदी सरकार ने वो जांच तक नहीं कराया। और उसी प्रकार 2008 में वुहान में यह राहुल गांधी अपने जीएनपीसी यानी गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी या कांग्रेस की ओर से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया, और उस समझौते की गवाह जो है, गवाह के रूप में उसकी मम्मी सोनिया गांधी, और चीन की ओर से जो इसमें वो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, तो उसमें वो उपराष्ट्रपति था। तो शी जिनपिंग उपराष्ट्रपति की हैसियत से और ये जो सोनिया गांधी ये उसके गवाह हैं उस समझौते के। और उस समझौते के तहत जो है इस गद्दार राहुल गांधी ने दुश्मन चीन से $800 मिलियन का रिश्वत लिया, वो राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए। ये मोदी सरकार की गद्दारी देखिए कि आज तक जो है वो जांच तक नहीं कराए कि आखिर जो है उस समझौते में क्या है। हालांकि उसके जो दुष्परिणाम देखने को यही मिला कि उसके बाद तुरंत जो है इस मैंने यूपीए सरकार ने, जीएनपीसी की सरकार ने भारत का बाजार दुश्मन चीन के लिए खोल दिया। तभी से व्यापारिक घाटा मतलब कि उसका मैंने चीन के सामानों का भारत में आयात और भारत से निर्यात, तो निर्यात बहुत कम है, आयात बहुत ज्यादा है। तो व्यापारिक घाटा की जो रट लगाते हैं, ये राहुल गांधी के उसी गद्दारी का नमूना है। लेकिन बीजेपी वाले आज तक जो है उस वुहान समझौते की जांच तक नहीं कराए। ये बीजेपी वालों की गद्दारी है देश के खिलाफ गद्दार राहुल गांधी को बचाने में। तो इन झूठे राष्ट्रवादियों की असलियत जानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।